Hello everyone, so let's start this rainy morning with a very easy topic. This topic is more of a clinical perspective. We will see what all needs to be known at this level. So let's begin with blood brain barrier. So यदि अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दें. सो ब्लड ब्रेन बैरियर क्या है? ब्लड ब्रेन बैरियर जैसे ही आपके दिमाग में आता है आपको ये इमेज आना चाहिए. इट इज़ बेसिकली योर फिंगरप्रिंट लॉक ऑफ योर डिवाइस. ओके, इट विल प्रोटेक्ट योर डिवाइस. सो कैसे होता है? बेसिकली ब्लड ब्रेन बैरियर की डेफिनेशन क्या है कि बैरियर है बिटवीन ब्लड जो भी कैपिलरीज हैं और ब्रेन टिश्यू के बीच में. ठीक है, तो जो बैरियर है वो एक्चुअली दो प्लेस में एग्जिस्ट करता है. जो कोरोइड प्लेक्सस है आपका और सीएसएफ का जो इंटरफेस है, एक तो वो ब्लड सीएसएफ बैरियर हो गया. पर क्या होता है कि कोरोइड प्लेक्सस के अलावा यदि कहीं पे भी सीएसएफ इंटरफेस के बीच में बैरियर है तो उसको हम ट्रू ब्लड ब्रेन बैरियर कहते हैं. मतलब है दोनों चीज़ सेम, जैसे आप देख सकते हैं ब्लड सीएसएफ बैरियर और ब्लड ब्रेन बैरियर. सो दोनों का कॉन्सेप्ट सेम है बट उनको हम डिस्टिंग्विश करके बोल देते हैं. और कोरोइड प्लेक्सस के अलावा वाला जो भी आपका इंटरफेस है उसको आप ट्रू ब्लड ब्रेन बैरियर कह सकते हैं. तो दोनों में सेम है और दोनों में एक्सचेंज का जो सब्सटेंस का एक्सचेंज है वो एक कॉमन प्रिंसिपल पे बेस्ड है. तो क्या प्रिंसिपल है वो देखते हैं. तो बेसिकली क्या होता है कि H प्लस ग्रेडियंट है, ये आपको पता है. ठीक है, जो इंपॉर्टेंट चीज़ आपको पता होना चाहिए कि अगर एक सब्सटेंस को पेनिट्रेट करना है ब्रेन टिश्यू को, कैपिलरी से उसको जाना है ब्रेन टिश्यू में, तो बेसिकली वो उसके मॉलिकुलर साइज जितना बड़ा होगा उतनी उसकी प्रोबेबिलिटी कम होगी. दिस इज इन्वर्सली रिलेटेड टू मॉलिकुलर साइज एंड डायरेक्टली रिलेटेड टू लिपिड सॉल्युबिलिटी ऑफ सब्सटेंस. ठीक है, तो अब अगर मैं आपसे कहूँ वाटर सॉल्युबल कंपाउंड है, पोलर कंपाउंड है, तो ऑब्वियसली उसकी परमिएबिलिटी काफ़ी कम होगी. सो ये एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट है वेरिएबल परमिएबिलिटी का. सो वेरिएबल परमिएबिलिटी हो क्यों रही है? बेसिकली वेरिएबल परमिएबिलिटी जो ब्रेन कैपिलरीज में है वो इसलिए हो रही है क्योंकि जो आपके एंडोथीलियल सेल्स हैं उनमें पहली चीज़ टाइट जंक्शन है. ठीक है, टाइट जंक्शन है तो टाइट जंक्शन आपको बहुत अच्छे से पता होगा कि टाइट जंक्शन अलाउ नहीं करेगा. जो भी बड़े मॉलिकुलर वेट होंगे जो उसके बीच में से नहीं निकल सकते वो टाइट जंक्शन अलाउ नहीं करेगा. तो उसके लिए एक लिमिट हो गई. और साथ ही साथ जो आपका एंडोथीलियल सेल है उनको इनकम्प्लीटली एस्ट्रोसाइट की फूड प्रोसेस भी कवर करती है. तो इस कारण से भी कई मॉलिकुलर सब्सटेंस का परमिट रुक जाता है और उसमें मॉलिकुलर वेट लिमिट है 40,000. ये आप देख सकते हैं. दीज आर योर एस्ट्रोसाइट्स, टाइप 1 एस्ट्रोसाइट सराउंडिंग योर ब्लड कैपिलरीज. इसको और फाइन तरीके से आप देखें तो दीज आर योर एंडोथीलियल सेल, इनमें टाइट जंक्शन रहेगा. फिर आपके एस्ट्रोसाइट पेरीसाइट्स तो हैं ही, ये फूड प्रोसेस उसको सराउंड कर रही है. सो बेसिकली ये देखिए आपको समझ में आ ही रहा है कि कैसे 2000 और इधर 40,000. सो ये एक लिमिट है कि जिस तक आपका एक तो मॉलिकुलर वेट के बेसिस से हो सकता है ट्रांसमिशन. सो इसमें ज़्यादा कुछ फैक्चुअल याद रखने का नहीं है, कॉन्सेप्ट ज़्यादा नहीं है. आपको मेन चीज़ जो याद रखना है वो है ये कि किसके लिए परमिएबल है और क्लिनिकल इंपॉर्टेंस क्या क्या है. सो बेसिकली हाईली परमिएबल होगी, अभी आप बता देंगे खुद ही, वाटर, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर ड्रग्स, एरिथ्रोमाइसिन. जैसे जैसे आप इम्परमिएबल की तरफ आएंगे, यूरिया, प्रोटीन, बाइल सॉल्ट, जो भी आपके लिपिड सॉल्युबल कंपाउंड नहीं है वो धीरे धीरे इम्परमिएबल की तरफ बढ़ते जाएंगे. ठीक है, तो ये चीज़ है. तो इसका इंपॉर्टेंस क्या क्या याद रखना है? पहली चीज़, जैसे यहाँ पे सल्फर ड्रग्स, एरिथ्रोमाइसिन, तो आगे चल के आप कभी भी मेनिंजाइटिस ट्रीट करना चाहेंगे तो यू विल ऑलवेज प्रेफर द ड्रग दैट इज क्रॉसिंग द ब्लड ब्रेन बैरियर, बिकॉज उसका एक्शन ऑफ साइट हमें वहीं चाहिए. मेनिंजेस में हमें एक्शन चाहिए, है ना. सो सिलेक्शन ऑफ ड्रग जो होगा वो सल्फर और एरिथ्रोमाइसिन प्रेफर होंगे. और क्या क्या क्लिनिकल इंपॉर्टेंस है इसकी? बेसिकली जो ग्लूकोज है, जो ग्लूकोज आपने देखा है यहाँ पे परमिएबिलिटी में, तो ग्लूकोज का भी ऐसी ट्रांसपोर्टर है. ग्लूकोज एनर्जी देता है, किसको देगा? ब्रेन को. बाय कौन सा ट्रांसपोर्टर? GLUT1. अब अगर इन्फेंट में GLUT1 की डेफिशिएंसी है कंजेनाइटली तो क्या होगा? ग्लूकोज की कंसंट्रेशन कम हो जाएगी. भले बच्चे का जो नॉर्मल है ब्लड ग्लूकोज बट CSF ग्लूकोज डिक्रीज है, तो इसलिए उनमें क्या होगा? डेवलपमेंटल डिले, फिट्स और ये सब चीज़ें आपको देखने को मिलेगी. साथ ही साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट कर्निक का आपने अप्लाइड पढ़ा ही होगा कि जैसे ब्लड ब्रेन बैरियर इनिशियल स्टेजेस में उतना डेवलप नहीं रहता है, डेवलपिंग कंडीशन में रहता है, तो उस समय जो कैपिलरीज है वो ज़्यादा परमिएबल है. तो अगर उस समय सीवियर जॉन्डिस हो जाता है किसी इन्फेंट्स को तो बाइल पिगमेंट जो है वो पेनिट्रेट कर सकते हैं, CNS में जा सकते हैं और फिर वो आगे चल के बेसल गैंग्लिया को डैमेज करके कर्निक टेरस भी कर सकते हैं. पर अडल्ट में ऐसी कंडीशन देखी नहीं जाती है. सो दिस इज द रीज़न. सो अगेन आप अगर देखेंगे और क्या क्या क्लिनिकल इंपॉर्टेंस है तो बेसिकली एक तो CNS फार्मेकोलॉजी पूरी इसी पे बेस्ड है. आप वही ड्रग्स चुनेंगे जो कि परमिएबल हो. अब इसमें और क्या क्या है? बेसिकली आपका प्रोटेक्टिव फंक्शन है, सिक्योरिटी वाली बात है.
तो जो भी आपके न्यूरॉन्स हैं मतलब उनको आप इलेक्ट्रोलाइट एक कांस्टेंट कंसंट्रेशन देना चाहेंगे. आयनिक चेंजेस ब्लड में हो रहे हैं, सो उससे आप उनको बार बार अफेक्ट नहीं करा सकते. सो दिस प्रोटेक्ट्स द सेंसिटिविटी टू आयनिक चेंजेस विद द फ्लूइड और ब्लड. सो और इससे क्या होगा, इसके कारण एक कंसिस्टेंसी बनी है इन्वायरमेंट की आयंस की इन द CNS. साथ ही साथ अगर टॉक्सिन आ गया कोई ब्लड में, काफ़ी सारे टॉक्सिन्स होते हैं माइक्रोबायोलॉजी में हम देखते हैं. सो बेसिकली जो सारे टॉक्सिन्स हैं उनको ब्लड में सीधे अगर सीधे ही ब्रेन को डैमेज कर दिए तो फिर हर बीमारी बहुत मुश्किल हो जाएगी टैकल करना. तो उसको प्रोटेक्ट करता है. साथ ही साथ क्या करता है, न्यूरोट्रांसमीटर आपका एस्केप नहीं हो जाए जनरल सर्कुलेशन में, उसको इंश्योर करता है, नहीं तो काफ़ी सारे अबनॉर्मेलिटीज़ हो जाएंगी. और जब भी कुछ भी लीजन होता है, एक पर्टिकुलर पैथोलॉजिकल कोई एरिया डैमेज होता है, तो वहाँ का ब्लड ब्रेन बैरियर अफेक्ट हो जाता है. तो इसके कारण से क्या होगा कि आप उसको लोकलाइज करना है आपको, MRI CT वो सब तो है ही, और अगर डाइस से भी आप लोकलाइज करना चाहें तो आप उस एरिया का ब्लड ब्रेन बैरियर ब्रेकडाउन देख सकते हैं. और एकदम से यदि BP इंक्रीज होता है, IV एडमिनिस्ट्रेशन, कुछ भी डेंजरस चीज़ें होती हैं, तो उनसे आपका ब्लड ब्रेन बैरियर ब्रेकडाउन हो सकता है. सो अगेन इसको हम लोकलाइज करके एक बार कॉज पता कर सकते हैं कि क्या हो रहा है. So this is all about blood-brain barrier. Not much to be known. Just know the basic structure, definition, what all structures are permeable, what is the reason for that, and then again clinical importance, utmost important. You can remember them as you wish. So again a gentle reminder: keep learning, and time for assessment. Kindly answer in comments and do share the initiative with your friends to help them like your friends helped you. So thank you. Stay safe. Stay healthy.